डिजिट ऐड करें या माइनस करें, जिससे अगर जो हमारी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं वो हमारे स्मूथ हो सके। ये डिफरेंस हमारा रहता है न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी में। ओके मैम, सारे जो ये नंबर हैं एक का ही पर्सनालिटी दिखाएंगे या किस तरीके से? नहीं, देखो इसमें सब में अलग अलग डिफरेंस आ जाएगा। 12 और 21 को, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए 1 और 2 इसमें भी आ रहा है और 2 और 1 इसमें भी आ रहा है। तो मैम थोड़ा सा उसके बारे में हाँ, 1 और 2 में मैंने बताया ना, 1 और 2 वाला हमेशा ईगो पहले रखेगा, इमोशंस बाद में रखेगा। 21 वाला इमोशंस पहले रखेगा, ईगो बाद में रखेगा। दोनों चीजें उसमें होंगी। आपके द्वारा जानना है कि वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है? देखो, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है भारती कि हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आज एक वुमेन को ना अपने बारे में बताने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। उतारे के बारे में आप बताओगे, क्या सिम्टम्स होते हैं अगर किसी को उतारा हो गया है? हाँ, देखो पता है क्या है, जैसे हमारे दीपावली के दिन पूजा के टाइम पे बहुत तांत्रिक लोग पूजा करते हैं क्योंकि वो अमावस की रात होती है, ऐसे ही सेम हमारी फागुन पूर्णिमा के दिन भी तांत्रिक लोग बहुत से पूजा अनुष्ठान करते हैं। ये क्योंकि उनकी बहुत ही ऐसी निशा काल उन्हें दीपावली के बाद होली की रात मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, न्यूमरोलॉजी पर हम जानेंगे 1 से जो 9 नंबर होते हैं उनके रहस्यों के बारे में। आपने बहुत कुछ सुना है। जब 1 से 2 नंबर जब 1 बनता है तो उसका हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज की चर्चा इस पर रहेगी और साथ में हर किसी ना के दिमाग में आजकल चल रहा है नाम को लेके, नेम न्यूमरोलॉजी क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं वुमेन्स डे, जो कि आने वाला है, क्यों मनाया जाता है और वुमेन्स के लिए ये दिन इतना स्पेशल क्यों होता है। और सबसे बड़ी बात है, और मार्च में होली आ रही है, तो होली को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के मन में होता है कि बहुत सारे अंधविश्वास कहीं ना कहीं दिमाग में खटक जाते हैं कि इस दिन कुछ गलत होता है, लोग गलत तरीके से उपाय करते हैं। आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये आप पूरे पॉडकास्ट में देखिएगा, क्योंकि एक से आप एक भी मिनट आपने स्किप किया तो आप कुछ ना कुछ आपका हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल जाए। क्योंकि आज हमारे साथ हैं, मैं उनके बारे में बताना शुरू करूँगी तो मुझे लगता है ये ख़त्म हो जाएगा। आज वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी है, मैम ने वैदिक भी किया है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, साथ में नेम न्यूमरोलॉजी भी मैम करती हैं और आचार्य की डिग्री है मैम के पास। तो हम स्वागत करते हैं आचार्य भारती नारंग जी का। कैसे हैं मैम? बिल्कुल बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भारती। और कैसा, सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं मैम। ये न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है? हाँ, देखिए अंक ज्योतिष जिसे हम बोलते हैं, इसे हिंदी में अंक ज्योतिष बोला जाता है और हमारे इंग्लिश में हम इसे न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। इसमें हमारे 1 to 9 नंबर्स को पूरा हम एक प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। जैसे 1 नंबर हम देते हैं सन को, 2 नंबर हम देते हैं मून को, 3 नंबर हमारा है जुपिटर के लिए, 4 नंबर हमारा है राहु के लिए, 5 नंबर हमारा है मरकरी के लिए, 6 नंबर वीनस प्लैनेट, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न और 9 नंबर मार्स। इस तरह से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट होता है। सेम वे में हम नेम न्यूमरोलॉजी की अगर बात करते हैं तो उसमें हमारी वर्णमाला में A to Z तक हर डिजिट को हमने एक नंबर डिनोट किया हुआ है। उससे हम अपने नेम को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए AIQY को हम 1 नंबर देते हैं, BKR को हम 2 नंबर देते हैं। ऐसे ही A to Z तक का पूरा परफॉर्मा है जिसमें पूरे नंबर दिए जाते हैं 1 to 8। 9 नंबर ऐसा है जिसके अंदर भारतीय उसको कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। 1 से 8 तक की पूरे 26 नंबर जो हमारे इंग्लिश के होते हैं वो उन्होंने कवर किए हुए हैं। 9 नंबर को कोई नंबर नहीं दिया गया, कोई मतलब अक्षर नहीं दिया गया है। हाँ, तो इस हिसाब से हम अपने नेम का टोटल करते हैं इनके हिसाब से, और हम अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं। तो उस तरीके से हमें पता चलता है कि क्या हमारा नेम हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ फेवरेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या उसमें कुछ ऐसी करेक्शन की ज़रूरत है, हम कोई डिजिट ऐड करें या माइनस करें, जिससे अगर जो हमारी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं वो हमारे स्मूथ हो सके। ये डिफरेंस हमारा रहता है न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी में। ओके मैम। तो भारती मैम, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने 1 से 9 तक तो बता दिया कि ये इस तरीके से। कई बार आपने देखा होगा 2 डिजिट जो 1 बनते हैं, जैसे आप 1 ले लीजिए, 10 ले लीजिए,
19 ले लीजिए और 28 ले लीजिए, इसका भी तो एक ही बनता है। तो जी। क्या सारे जो ये नंबर हैं एक का ही पर्सनालिटी दिखाएंगे या किस तरीके से होगा मैम? नहीं, नहीं, देखो इसमें सब में अलग-अलग डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर 1 नंबर का जातक है, वो है समझ लीजिए प्योर सन वाला, क्योंकि अच्छा। उसके अंदर किसी भी प्लैनेट की मिक्सिंग नहीं आ रही है, उसमें डोमिनेटिंग जो पर्सनैलिटीज़ होंगी वो सबसे ज़्यादा होंगी। वहीं हम बात करते हैं 1, 0, 10 वाले बच्चे जी की। जी जी। इसमें कहने को तो 0 को कोई भी हम बोलते हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम्म बट हम नेम इसमें देखते हैं नंबर्स में, तो इसके अंदर वो डबल पावर से काम करता है। 10 नंबर वाले में डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज़ और ज़्यादा हो जाती हैं। हम्म, 0 बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 19 की, तो उस बच्चे के अंदर 1 फॉर मार्स और 1 फॉर सॉरी सन और 9 फॉर मार्स, दोनों के ट्रेट्स देखने को मिलते हैं बच्चे के नेचर में। ये बच्चा एग्रेसिव भी होगा थोड़ा, क्योंकि उसके अंदर मार्स की चीज़ें भी आ गई। और जहाँ हम बात करें 28 नंबर की, टोटल इसका भी 1 बन रहा है, लेकिन ये सन एंड मून एंड सैटर्न का कॉम्बो बन गया। तो मून और सैटर्न का कॉम्बो इतना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे जातक डोमिनेट करना तो चाहते हैं, बट कर नहीं पाते हैं, इरिटेट ज़्यादा रहते हैं। तो इनके अंदर 1 नंबर के ट्रेट सबसे कम देखने को मिलते हैं। तो कहने को सबका टोटल ही 1 आ रहा है, लेकिन हर पर्सन की पर्सनैलिटी हमें उसके नंबर से अलग-अलग ही काउंट होएगी, क्योंकि जो सिंगल इस तरह से हम एक सूर्य को ना पूरा एक नहीं मान सकते हैं। सबके अंदर उसके जो अलग-अलग भाव आएँगे, उस हिसाब से हम काउंट करते हैं। अगर 2 प्लैनेट्स मिक्स हो रहे हैं, तो दोनों अगर पॉजिटिव हैं, तो उन दोनों का पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हो जाते हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाता है, उस तरह से वो जातक के व्यवहार पर इफेक्ट डालते हैं। ओके। वैसे तो मैम मैं तो चाहूँगी कि मैं सारे नंबर्स के बारे में जानूँ, बट आपको ही पता है कि बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो मैम कुछ और नंबर्स हैं इनके बारे में थोड़ा-सा मुझे और जानना है। जैसे नंबर 3, नंबर 12, 12 के बाद 21 बनता है। देखा जाए तो नंबर 12, 1 और 2 आ रहा है, ऐसे ही 21 में 2 और 1 आ रहा है और 3 0। तो इसके बारे में थोड़ा-सा देखो 3 नंबर वाला जो नंबर है भारती, वो है जुपिटर का। हुँ। ऐसे बच्चे का वही प्योर जुपिटर है। ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ज्ञान की बातें करने का, ज्ञान देने का, बट जो ओनली 3 वाला है ना, वो बिल्कुल सेल्फलेस होगा, उसे बदले में कुछ चाहिए नहीं, है ना? तो ऐसे ही आप अगर 1 टू 12 की बात करते हो, अब इसमें 1 साथ में जुड़ गया, जी। सन आ गया, अब उसे यहाँ पे एप्रिसिएशन भी चाहिए, उसे पोस्ट भी अच्छी चाहिए, साथ में वो थोड़ा इमोशनल भी होगा, क्योंकि मून आ गया। मून आ तो गया। 12 और 21 में जो हम डिफरेंस करेंगे ना, ट्रेड्स तो बराबर हो गए, लेकिन 2 पहले आ गया, 1 बाद में चला गया 21 में। तो यहाँ पर वो पर्सन ईगो बाद में रखेगा, इमोशंस पहले रखेगा। 12 वाला ईगो पहले रखेगा, इमोशंस बाद में रखेगा। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। 30, 30 की हम बात करते हैं, तो इसमें जुपिटर डबल पावर से काम करेगा, क्योंकि 0 साथ में लग गया, तो उसको तो बस श्रोता मिलने चाहिए, वो वही ज्ञान देने लग जाएगा। उसका मन करेगा मुझसे ज्ञान की बातें सुनो, मैं जितना ज्ञान बाँट सकूँ उतना अच्छा। ऐसे बच्चे टीचर बहुत अच्छा बनते हैं, गाइड बहुत अच्छा कर सकते हैं, लाइफ कोच बहुत अच्छा बनते हैं, क्योंकि उन लोगों की लाइफ को सुधारने में लग जाते हैं, और वो उनका एक काम होता है कि उसे इस काम से बहुत तसल्ली मिलती है। इस तरह से 3, 12, 21, 30 सब में अलग-अलग सिम्पटम्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैम आपने नेचर की बात की कि हर जैसे एक प्लैनेट एक दूसरे के साथ मिल गया, वैसे ही जी। मैं ना थोड़ा-सा और डेप्थ में जानना चाहती हूँ 12 और 21 को। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए 1 और 2 इसमें भी आ रहा है और 2 और 1 इसमें भी आ रहा है। हाँ, तो मैम हाँ। थोड़ा-सा उसके बारे में हाँ, डेप्थ में। 1 और 2 में मैंने बताया ना, 1 और 2 वाला हमेशा ईगो पहले रखेगा, ओके। इमोशंस बाद में रखेगा। 21 वाला इमोशंस पहले रखेगा, ईगो बाद में रखेगा। दोनों चीज़ें उसमें होंगी। मतलब सन की क्वालिटी भी होगी, मून की क्वालिटी भी होगी, और टोटल बन के जो जुपिटर की क्वालिटी है, वो भी होगी। ज्ञान तो देंगे ऐसे बच्चे, लेकिन उसमें उनको एप्रिसिएशन चाहिए, कोई उनकी तारीफ़ करे, क्योंकि सन आ गया ना, सन जब तक अथॉरिटिव नहीं बनता, तो वो क्वालिटी दिखाई नहीं देती है। तो 3 और 30 वाले में सन वाली क्वालिटीज़ नहीं आपको देखने को मिलेंगी, 21 और 12 दोनों में मिलेंगी। बस इनका डिफरेंस ये रहेगा कि वो पहले ईगो रखेंगे और वो बाद में ईगो रखेंगे, क्योंकि नंबर आगे पीछे होने की वजह से। हाँ, तो मतलब ये कह सकते हैं कि आगे पीछे होने से भी उनकी नेचर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो सेम नंबर्स का नेचर तो हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि कहीं न कहीं जैसे 12 बन गया 3, मेरा तो 3 नंबर। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, जनरली नहीं, जो नहीं, सुनने में लेकिन भी मिक्सिंग ऑफ प्लैनेट्स उस हिसाब से रिजल्ट मतलब देंगे। अगर देख लो ये 21 और 12 को आप देख लो, दोनों ही नंबर हैं, सन एंड मून। सन एंड मून एंड टोटल इज जुपिटर। तो मैम जैसे कई बार सुनने में आया कि हर नंबर के भी लकी नंबर्स होते हैं।
तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। 1 से 9 तक के भी लकी नंबर्स हैं? हाँ, बिल्कुल, सबके लकी नंबर्स रहते। नंबर 1 के लिए लकी रहता है 1, 3 एंड 5। नंबर 2 के लिए लकी रहता है नंबर 2 एंड नंबर 7। और नंबर 3 के लिए लकी रहता है 1, 3 एंड 9। और नंबर 4 के लिए लकी रहता है 1, 5 एंड 6। नंबर 5 के लिए लकी रहता है 5 एंड 6। नंबर 6 के लिए लकी रहता है अगेन 5 एंड 6। नंबर 7 के लिए लकी रहता है 1, 2 एंड 5। नंबर 8 के लिए लकी रहता है नंबर 6 एंड नंबर 5। और नंबर 9 के लिए लकी रहता है नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6। इस तरह से ये जो लकी नंबर्स है ना भारती, इन डेट्स के ऊपर हम अपना कोई भी अच्छा काम करना हो, हम इन डेट्स को चूज कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा स्पेशल काम करने जा रहे हैं, हम इन डेट्स पे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लकी नंबर्स, लकी डेट्स काम आती हैं। जैसे लकी नंबर्स तो हमें मिल गए मैम, ऐसी एनिमी नंबर्स भी होते हैं। हाँ, तो मैं वो भी बिल्कुल, जानना बिल्कुल, चाहूंगी। हाँ। 1 से 9 तक के 1 एनिमी से 9 नंबर नंबर के एनिमी नंबर भी होते हैं, जिस पे हमें कुछ भी अच्छे काम अवॉइड करने जी चाहिए। जी बिल्कुल। जो हमारे हाथ में है, उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। कई लोगों का होता है ना कि अच्छा अच्छा तो बता दिया, बुरा भी बता दो। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल, वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम अवॉइड किन डेट्स को जी करें जी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, तो 1 से 9 तक हम करते हैं कि जी। उनके कौन से एनिमी नंबर्स हैं। जी 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 नंबर 1 का एनिमी नंबर है हमारा 4 एंड 8। नंबर 2 का एनिमी नंबर है हमारा 8 एंड 9। नंबर 3 का हमारा नंबर है 6 एंड 8। नंबर 4 का एनिमी नंबर है हमारा 8, 9, 2 एंड 7। इसका सबसे ज्यादा एनिमी नंबर है क्योंकि ये राहु का नंबर है हमारा। नंबर 5 के एनिमी नंबर है 9 एंड 7। नंबर 6 के एनिमी नंबर है हमारे 3, 9 एंड 1। नंबर 7 के एनिमी नंबर है हमारे 3, 6 एंड 8। नंबर 8 के एनिमी नंबर है हमारे 1, 9, 2, 8 एंड 7, क्योंकि ये शनि का नंबर है। तो यहाँ पे भी इनके एनिमी नंबर्स बहुत ज्यादा बहुत होते हैं। ज्यादा है, वही मैं देख रही हूँ। और नंबर 9 के एनिमी नंबर है हमारे 2, 4, 6 एंड 8। तो इन नंबर्स पे भी हमें अपने अच्छे काम अवॉइड करने चाहिए। बेसिकली ये जो भी हमारे एनिमी नंबर्स और हम बोले गुड नंबर्स, जो लकी नंबर्स जो हमारे निकल के आते हैं, वो हमारे निकल के आते हैं वैदिक में से। कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट का शत्रु है, उसके हिसाब से वो नंबर उसके लिए लकी नहीं होगा। कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट का फ्रेंड प्लेनेट है, तो उस हिसाब से वो नंबर हमारा लकी माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम काम करते हैं ना, तो वो बहुत ही फेवरेबल रहते हैं। क्या बात है मैम, आपने ऐसी चीज बता दी जो लोग एक पंडित जी के पास जाके पूछते हैं कि मैं कब क्या लूं, हर डेट्स के लिए पूछते हैं। तो सबको आजकल तो हर किसी को पता है कि आपका नंबर क्या है। और मैम ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि किस दिन आपको काम करना है, किस दिन अच्छे काम नहीं करना है। तो भारती मैम, मुझे आपके एक्सपीरियंस से जो, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हम न्यूमरोलॉजी को लेके, कि 3 या 4 कोई ऐसे मुझे नाम बता दीजिए, क्योंकि वो पेरेंट्स उनका नाम रख देते हैं, क्या उनका मीनिंग होता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, ये मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हमारे पेरेंट्स बहुत सोच के हमारा नाम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मीनिंग निकलता है ना, वो बच्चों के लिए आगे बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जैसे मैंने जो देखा, एक वर्ड जिस बच्चे के नाम में मैन आता है, फॉर एग्जाम्पल अंशुमन, मैन पूरा आ गया उसमें लास्ट में ना। मानवी, स्टार्टिंग में मैन आ गया। मनोहर, तो उसमें भी शुरू में मैन आ गया। ऐसे बच्चों में मोस्टली ये देखा गया है कि इन लोगों में ना बहुत ही ज्यादा मैनलीनेस आ जाती है। मैनलीनेस इन द सेंस कि फ्रंट से होके काम करना, स्ट्रगल लाइफ में नहीं भी है तो भी आगे होके स्ट्रगल को अपनाना, कि उन्हें अपने घर की जिम्मेवारियां उनके ऊपर अपने आप से आ ही जाती हैं, फ्रंट से काम करते हैं। तो ये चीज मैंने बहुत देखी है कि मैन जिनके नाम में आता है ना, वो बच्चे बहुत जल्दी अपने घर की जिम्मेवारियां संभाल लेते हैं। चाहे वो गर्ल के नाम में भी, मानवी जैसे गर्ल का नाम है, तब भी वो बच्चा अपने घर के बहुत आगे आगे होके बहुत ऐसे काम करेगा जो एक बड़ा बच्चा करता है, चाहे वो छोटा बच्चा है, क्योंकि नाम में मैन आ गया, मैनलीनेस आ गई। तो यहाँ पे ये नाम का मीनिंग आ गया ना कि आपको। ऐसे ही एक और नाम मैंने नोटिस किया है, इवन कि मैंने अपार्टमेंट में भी देखा है, नील सागर, एक है अनिल। इन नामों में मैंने ऐसा देखा है, वो लाइफ में कुछ भी कर लें, उन्हें ग्रोथ नहीं मिलती है एंड में जाके, क्योंकि उनके नाम में ना नील आ गया, NIL। ऐसे ही नील सागर में भी, नील सागर एक अपार्टमेंट हमने देखा था, मतलब इतना अच्छा बना, सब कुछ हुआ, बिक गए, बाद में पता चला जी वो पूरी बिल्डिंग खंडर हो गई और वहां किसी कोई रहने ही नहीं आया। बाद में उनका कुछ डिस्प्यूट हो गया या जो भी रीजन बना। ऐसे नेम वाले में भी मैंने देखे अनिल, मतलब वो लोग ग्रोथ ज्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि नाम में नील आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पेरेंट्स नाम रख रहे हैं ना बच्चे का, तो उसका मीनिंग जरूर देखें, वर्ड्स को जरूर मैच करें कि क्या कुछ ऐसा पूरा वर्ड क्या बन रहा है, क्या वो फेवरेबल है या नहीं है।
ऐसे ही आपको एक बड़ा पॉजिटिव नाम एक और बताऊंगी, निखिल, निखिल। अखिल। इसमें आप देखो लास्ट में क्या बन रहा है, खिल। हम्म, तो ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस पाते हैं, बिकॉज खिलना खिलना एक पॉजिटिव वर्ड हो गया ना हमारा। जी, बिल्कुल। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि नेम न्यूमरोलॉजी का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम पेरेंट्स जो बच्चों के नाम रखते हैं, जो अभी नए पेरेंट्स बनने वाले हैं, अपने बच्चों के नाम रखेंगे तो बहुत सोच समझ के नाम रखें, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, उन वर्ड्स को मिला के क्या वर्ड बन रहे हैं जो एक उसका इम्पैक्ट निकलेगा। कभी कभी क्या होता है, पूरे नाम का मीनिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसे जैसे मैंने बताया नील आ गया ना, जी। तो वो चीज अच्छी नहीं हुई। इस तरह से वो जरूर अपना अगर देख के रखेंगे तो बच्चे की लाइफ में पॉजिटिविटी ज्यादा आएगी। बिल्कुल मैम। तो एक नाम मेरे दिमाग में ऐसे ही आपने बताना शुरू किया तो एक आया निर्भय। निर्भय। हाँ, तो वो नाम कैसा है? नहीं, वो नाम बहुत अच्छा, उसमें देखो भय आ गया ना, लेकिन भय से पहले हो गया निर। निर का अगर इन दोनों को आप संधि विच्छेद करोगे तो भय से हट के, तो ये नाम पॉजिटिविटी में ही आएगा, क्योंकि भय से पहले निर्वर्ड आ गया जी, है, जी, जी। भय को हटाना। ऐसे ही नाम अक्षय जो आप बोलते हो, अक्षय नाम मीनिंग बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें क्या आ रहा है, क्षय हो जाना, किसी चीज का क्षय हो जाना, तो ये नाम बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें अक का आगे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, उसमें मीनिंग किसका आ रहा है, क्षय का। लेकिन निर्भय जो आपने वर्ड पूछा है, उसमें भय को वो अलग से कर रहा है, निर्भय, निर हो जाना मीन्स भय से दूर जाना, तो वहां उसका पॉजिटिव हो रहा है। ऐसे ही कुछ नाम हमें देखने में पॉजिटिव लगते हैं बट उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आता है, और देखने में नेगेटिव लगते हैं बट इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है। तो ये उसके आगे हमें देखना होता है कि आगे वाले वर्ड का कुछ मीनिंग बन रहा है या ओनली पीछे वाले वर्ड का मीनिंग बन रहा है, तो वहां वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये चीज देखनी पड़ती है आगे एंड पीछे का भी, इसमें जैसे नंबर्स में था वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल। तो भारती मैम, वुमेन्स डे आ रहा है, जी, तो मुझे आपके द्वारा जानना है कि वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है? देखो वैसे तो मुझे ऐसा लगता है भारती कि हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आज एक वुमेन को ना अपने बारे में बताने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में होते हुए भी हमारे यहाँ पे पुरुष प्रधानता वाली सोच चल रही है। सभी लोग उसी में मानते हैं कि मेल डोमिनेटिंग हमारा समाज है, उस हिसाब से एक गृहिणी के बिना घर बिल्कुल नहीं चल सकता। बट फिर भी उस लेडी को अपने बारे में कह सकते हो आपकी अपनी नॉलेज नहीं, हाँ, बातों और कागजों में महिला और पुरुष एक बराबर ही हैं, लेकिन फिर भी एक गृहिणी के बिना घर नहीं चल सकता। बट फिर भी उसे अपनी अहमियत समझाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि हमारा समाज थोड़ा सा पुरुष प्रधान देश है। कहते हैं वुमेन्स डे का इतिहास जो है 20वीं शताब्दी में 1908 में स्टार्ट हुआ था। अमेरिका और इंग्लैंड के वहाँ पे जो लोग काम करते थे, वहाँ लेडीज ने एक आंदोलन किया था कि हम जितना काम करते हैं हमारे घंटे कम किए जाएं। तो उस पे उन्होंने, क्योंकि लेडीज को प्रधान बनाया जाए, इस पे उन्होंने एक आंदोलन किया था, जबकि इस आंदोलन को भी मतलब एक अच्छे से वो मिलने में बहुत साल लग गए हैं। 1955 से इस डे को मनाया जाने लगा, फिर ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से पूरा फेमस हो गया। तो फिर उसके बाद तो अब जब से हम ये मनाते हैं, इंडिया में भी आ गया, अब तो पर्टिकुलर हर डे पे एक थीम रखा जाता है कि इस डे पे वुमेन्स डे का ये थीम रहेगा, इंस्पायर द वुमेन। एवरी ईयर हम कोई ना कोई थीम रखते हैं, और अब ये पूरे इंटरनेशनल वे में अच्छे से इसको मनाया जाता है कि लेडीज को भी एक तरह से सम्मान देने का तरीका है, ताकि वो लेडीज भी अपनी अहमियत समझ सके और उनके आसपास के लोग इनफैक्ट उनकी अहमियत समझ सकें। वुमेन्स डे पे आप सभी वुमेन्स को कोई एक ऐसा संदेश देना चाहोगे भारती मैम? हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगी भारती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखो हम जिस घर में जन्म लेते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हम थोड़े बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारा बहुत अच्छा सा एक नाम देते हैं, हमें सुंदर नाम रखते हैं, हम उस घर में उनकी बेटी के रूप में जाने जाते हैं, बड़े होते हैं, हमारी शादी होती है, हम किसी की पत्नी के रूप में हमारी एक पहचान बनती है, ससुराल में हम किसी की बहू के रूप में जाने जाते हैं, और बड़े होते हैं, बच्चों के स्कूल जाते हैं तो पता चलता है कि ये बच्चों की मम्मी आ रही है, तो हम अपने बच्चों की माँ के रूप में हमारी पहचान बनती है। तो मैं आज इस वुमेन्स डे पर इन सभी लेडीज से कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स ने हमें नाम दिया उसको तो सार्थक हमने किया ही नहीं, तो हमें लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें हमारे नाम से जान सके। छोटा करो बड़ा करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लोग आपको आपके नाम से जान सके, ताकि आपके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया नाम सार्थक हो सके। आप केवल किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू और किसी की माँ बनकर अपना जीवन व्यतीत करके इस यात्रा को पूर्ण ना करें, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स के द्वारा दिए गए नाम को जरूर सार्थक करें। तो भारती मैम, बहुत सारी वुमेन्स हैं जो हमें कहती है कि इस उम्र में मैं क्या करूं,
उन लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे आप? देखो, मेरा ये मानना है कि एज इज जस्ट अ नंबर। ये हमारे मन की बात है। अगर किसी वुमेन के मन में ये बात भी आती है ना कि अब इस उम्र में हम क्या करें, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं शेरो शायरी पढ़ती भी रहती हूँ। तो उन सभी वुमेन्स को मैं एक शेर के उसमें एक ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहाँ है, महसूस ना करो तो ये बढ़ती कहाँ है। क्या बात। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले मन उड़ता परिंदा रखिए। तो आप अगर मन में विश्वास रखोगे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है और कोई भी एज इसके पैरामीटर्स नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम काम से नहीं थकते हैं, हम थकते हैं स्ट्रेस से, हम थकते हैं अपनी सोच से। जब आप उसको पॉजिटिव रखोगे तो थकने का कोई सवाल ही नहीं। तो भारती मैम, इस बात में कितनी सच्चाई है कि हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जो कि आप हमेशा सुनते ही चले आ रहे हैं हम सालों से? देखो, मेरा ये मानना है भारती, ये जो सेंटेंस बना था ये उस शताब्दी में बना था जब लेडीज वर्किंग नहीं होती थी। तो उन्होंने ये बात बोल दी कि हर कामयाब आदमी, क्योंकि काम ही जेंट्स करते थे, लेडीज एक हाउस वाइफ बन के अपना जीवन बिता देती थी। बट आज का सिनेरियो अगर मैं देखूं, जब मेल फीमेल दोनों वर्किंग हैं, दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये इडियम बदल जाना चाहिए। अब ये होता है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे उसके पार्टनर का हाथ होता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास पार्टनर की सपोर्ट नहीं है, पार्टनर का मोटिवेशन नहीं है, तो आप कामयाबी नहीं छू सकते हो। एक लेवल तक तो जा सकते हो, बट बहुत हायर जाना है। क्योंकि मैं भारती ये चीज़ अपने अनुभव से कह रही हूँ, मुझे मेरे पार्टनर का फुल सपोर्ट मिला और ये मैं सबके सामने भी बड़ा इजीली कह सकती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पार्टनर की वजह से हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जीवन में कहीं भी पहुंचना है, मेल फीमेल डजंट मैटर, आपके पार्टनर का साथ आपके साथ होना चाहिए, तो वो व्यक्ति कामयाब है जिसका पार्टनर उसके साथ है। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल। कि आज मैं अपने पार्टनर की वजह से यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो पार्टनर अगर साथ नहीं है तो आपका मोटिवेशन वैसे ही जीरो हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो भारती मैम, अब हम बात करते हैं होली। इस मार्च में होली आने वाली है, तो होली कब मनाई जा रही है, क्या डेट है उसकी और क्या खास है होली पर? जी जी बिल्कुल। देखो, होली जो है 14 मार्च को हमारी मनाई जाएगी और होलिका दहन जो हमारा होएगा वो 13 मार्च को होएगा। तो इसमें और होली वाले दिन ही हमारा चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो बहुत से लोग इस बारी थोड़े से कंफ्यूज भी हैं कि होली पर ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य उस दिन हमारी गुरु की राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सेम होली वाले दिन ही। बट ये वाले दिन जो है हमारा चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इसका सूतक काल बहुत ज्यादा मान्य नहीं होगा। बट फिर भी मैं एडवाइस करूंगी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो इस टाइम में बाहर ना निकलें, क्योंकि होली वाले दिन 14 मार्च 2025 को सुबह 9:29 से दोपहर 3:25 तक ग्रहण रहेगा। तो प्रेग्नेंट लेडीज को मैं एडवाइस करूंगी कि इस समय में वो बाहर ना निकलें। वैसे ये भारत में ज्यादा नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए सूतक काल की आवश्यकता नहीं है। आप इस समय में होली वगैरह खेल सकते हो। प्रेग्नेंट लेडीज थोड़ा सा अवॉइड करें। और ये 3 राशि जिनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, मतलब उनके धन के रास्ते खुलेंगे, उनको जॉब में तरक्की मिलेगी, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और वो राशियां हमारी हैं वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। हाँ, ये 3 राशियां बहुत ही उनके लिए ये होली और चंद्र ग्रहण फेवरेबल साबित हो। क्या बात है, बल्ले बल्ले होने वाले हैं लोग जी। तो क्या होली पे हमें राशि के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए, कलर चूज करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखो अगर हम अपनी राशि के अकॉर्डिंगली कलर्स पहनते हैं तो वो और ज़्यादा हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। होली का त्यौहार वैसे भी रंगों का त्यौहार है, तो क्यों ना हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से मिलकर होली मनाएं। तो सबसे पहले अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि के लिए, उन जातकों के लिए होली का त्यौहार ऊर्जा का प्रतीक है, तो उन्हें लाल रंग के कपड़े पहन के होली खेलनी चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, वो एक प्रेम और शांति का प्रतीक है, तो उन लोगों को सफेद रंग के कपड़े होली खेलते हुए पहनने चाहिए। मिथुन राशि की हम बात करें तो उनके लिए होली नए बसंत का त्यौहार है, उन्हें हरे रंग के कपड़े पहनकर होली खेलनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो उन्हें सफेद रंग के कपड़े पहनकर होली खेलनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये शांति और पवित्रता का कारक है।
सिंह राशि के जातकों के लिए पीला, सुनहरा, गोल्डन कलर के कपड़े वो पहनकर होली खेलेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। कन्या राशि के जातक ब्राउन कलर के कपड़े पहनकर अगर होली खेलेंगे तो वो उनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। तुला राशि के जातकों के लिए सफेद और लाइट पिंक कलर बहुत ही अच्छा रहेगा होली खेलने के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उन्हें लाल रंग और हरे रंग के कपड़े पहनकर होली का त्योहार सेलिब्रेट करना चाहिए। धनु राशि के जातक गहरे पीले रंग के कपड़े पहनकर होली का त्योहार मना सकते हैं। मकर राशि के जातकों को डार्क नीला कलर और ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर होली का त्योहार मनाना चाहिए। कुंभ राशि के जातक कोई भी डार्क कलर के कपड़े पहनकर होली खेलेंगे तो शनि देव उनसे ज्यादा प्रसन्न होंगे और होली का त्योहार उनके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। मीन राशि वाले जातकों को होली वाले दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इससे गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही खुश होंगे और उनका होली का त्योहार बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। क्या बात है, मतलब आप होली पे आप कलर चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर पहनना है। अब चूज करने की जरूरत नहीं है, मैम ने आपको बता दिया है कि आप उस दिन पहनिए और उसका आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। कई बार मैम सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि हमारा काम ही नहीं चल रहा है, बहुत मेहनत भी कर रहे हो इस काम में, तो ऐसा होता है कि उस काम पे या उनके ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, इस तरीके की भी चीजें सुनने में आती हैं। देखिए ये सब चीजें होली पर लोग बहुत ऐसे उपाय करते हैं जो फेवरेबल रहते हैं। तो अगर किसी का काम नहीं चल रहा है या उनको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ किया है तो 7 सूखी लाल मिर्च वो उस शॉप के ऊपर से या व्यक्ति के ऊपर से वार के रख लें और रात को होलिका दहन के समय में वो वाली अग्नि में वो 7 सूखी लाल मिर्च आप डाल दीजिए। तो ये उपाय बहुत ही शुभ फल प्रदान देगा और उस उपाय के करने के कुछ समय बाद से ही आपका व्यापार चलने लग जाएगा। और अगर किसी ने कुछ किया हुआ है तो वो भी उतारा हो जाता है। ओके मैम, तो कई बार आता है कि सुनने में आता है कि होली पे बहुत उतारे किए जाते हैं, तो थोड़ा सा उतारे के बारे में आप बताओगे, क्या सिम्टम्स होते हैं अगर किसी के ऊपर उतारा हो गया है तो? हाँ, देखो पता है क्या है, जैसे हमारे दीपावली के दिन पूजा के टाइम पे बहुत तांत्रिक लोग पूजा करते हैं क्योंकि वो अमावस की रात होती है। ऐसे ही सेम हमारी फागुन पूर्णिमा के दिन भी तांत्रिक लोग बहुत से पूजा अनुष्ठान करते हैं। ये क्योंकि उनकी बहुत ही ऐसी निशा काल उन्हें दीपावली के बाद होली की रात मिलती है, जिस समय सभी लोग बहुत एंजॉय करने, उत्सव करने का तैयारी कर रहे होते हैं, वहीं तांत्रिक लोग उस रात में अपनी पूजा कर रहे होते हैं। इसीलिए ऐसे जो अंधविश्वास ये बना हुआ है, इसे आप अंधविश्वास भी कह सकते हो, इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है कि होली के दिन बहुत से टोना टोटका लोग करते भी हैं। इसी टाइप से जब कुछ काम होता है तो उनके उतारे भी होते ही हैं, तो उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए वो सब उतारे वाले उपाय किए जाते हैं। ओके मैम, जैसे आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में आपको सुख समृद्धि शांति नहीं मिल रही है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं जैसे घर में एंटर करते ही दिमाग खराब होने लगता है, तो क्या कुछ कराया हुआ होता है घर पे? ये ऐसा भी कई बारी किसी को लगता है, कुछ नेगेटिविटी भी कई बारी आती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर पे होलिका दहन के दिन, जो 13 मार्च का दिन है, अपने घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक तेल का, सरसों के तेल का चौमुखी दीपक अपने मुख्य द्वार पर जरूर जलाना चाहिए होलिका दहन वाले दिन। उससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। और सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताऊं भारती, ये उपाय तो हम जरूर करते हैं कि हमारा इससे भला हो जाएगा और होता भी है, ये रेमेडीज बहुत काम आती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सनातन मंत्रास में भी ना बहुत बड़ी शक्ति है। किसी को अगर ऐसा लगता है ना कि पॉजिटिविटी नहीं है, वो नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आप देखो हमारे हनुमान चालीसा में 2 लाइनें बहुत ही अच्छी हैं, सब सुख लई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो आप अपने मन में इस चीज को रिसाइट करें कि ऊपर वाला है तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो हमारे मंत्रास में भी इतनी शक्ति है, अगर हम अपने सनातन में ही कुछ उन चीजों को अपना लें तो हम अपने घर की नेगेटिविटी और ये सब चीजें बहुत दूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो सुख समृद्धि के लिए भी कोई उपाय मैम बता सकते हैं? सुख समृद्धि का ही मैंने उपाय बताया है, जो चौमुखी दीपक आपने होलिका दहन के दिन अपने घर के बाहर चलाना है। आपके घर से नेगेटिविटी जाएगी तो सुख समृद्धि अपने आप एंटर होगी। क्या बात। तो भारतीय में कई बार देखा जाता है कई घरों में लगातार बीमार है व्यक्ति और बीमारी घर से निकल ही नहीं रही है, तो वो भी क्या रेमेडी के द्वारा ठीक की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, इस टाइम होली के टाइम पे तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी रेमेडीज होती हैं। उस व्यक्ति को होलिका दहन पे, जहाँ पे होलिका दहन हुआ है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग या रात में ही अगर वो जा सकता है, वो वाली राख थोड़ी सी अपने घर ले जाएं और जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार है उसके बिस्तर पर आप वो राख गिरा दें, तो वो पूरा दिन उस राख वहाँ पड़ी रहेगी। उसी बिस्तर पे वो व्यक्ति चाहे लेट जाए, तो इससे उसकी बीमारी धीरे 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 ठीक होने लग जाएगी।
ये बहुत ही कारगर उपाय है होलिका दहन वाले दिन का। ओके, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर किसी के घर में इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर मान लीजिए भारती मैम किसी के ऊपर उतारा हो चुका है तो कोई उसे रेमेडी के द्वारा ठीक कर सकते हैं हम? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उन्हें इस टाइम पे होलिका दहन वाले दिन एक सूखा जटा वाला नारियल लेना चाहिए, साथ में थोड़ी-सी पीली सरसों और नारियल के ऊपर ओली बाँध के आप ये वाला नारियल होलिका दहन के टाइम पे आपको लगता है जिसके ऊपर उतारा किया है, उसके ऊपर से 7 बारी घुमा के वो अगर व्यक्ति खुद जा भी नहीं सकता, तो उसका कोई भी फैमिली मेंबर, ब्लड रिलेशन ये वाली चीज़ साथ ले जाके साथ में थोड़ी-सी पीली सरसों, साथ में थोड़े से काले तिल और सूखा जो नारियल है हमारा जटा वाला उसके ऊपर कलावा बाँधा हुआ। ये 4 चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इसे आप होलिका दहन की अग्नि में जला दीजिए। बस व्यक्ति के ऊपर से 7 बारी ज़रूर घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज़। तो इससे अगर कोई बड़े से बड़ा उतारा भी आपका उतर जाता है क्या बात और आप बड़े से बड़े कष्टों से बाहर निकल जाओगे। बहुत अच्छी बात है कि मैम ने बहुत इजी उपाय भी बताए हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, उसके लिए आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। हम मैम से कहेंगे कि देखिए हम इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकते कि कहीं ना आप उसे स्किप कर दो। होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, मैम को रिक्वेस्ट करते हैं, मैम अपना टाइम निकाल के आती हैं, तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। मैम को फिर से बुलाएंगे कि आइए फिर से हम एक और टॉपिक कवर करते हैं। तो मैम सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगी कि आप यहाँ अपना कीमती समय नमस्कार निकाल जी। के आए, उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैम का चैनल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ जाके सब्सक्राइब करिए। हो सकता है कि आप जो चाह रहे हो वो वहाँ मिल सकता है आपको, और जो विचार आपके मन में आ रहा है हो सकता है हम इसमें कवर ना कर पाए, कुछ ऐसा आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में डाल दीजिए, मैम वहाँ आके आंसर करेंगी। मैम के चैनल पर जाके आप उनसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक कुछ नया लेके कुछ हटकर लेके आएंगे। आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और होली को एंजॉय करिए। जय श्री राधे।